आज हम लोग बायो का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आपकी बुक का कौन सा चैप्टर है? वो छठा, 6 है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जो दोनों वर्ड है ना, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इनको समझते हैं। ठीक है, देखो, कंट्रोल का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करा जाता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पर बने रहने के लिए, ताकि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करा जा सके। कंट्रोल का मतलब हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने तक के लिए क्या करा जाता है? कंट्रोल में रखा जाता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, समझ में आया? कोऑर्डिनेट का मतलब अलग अलग ऑर्गन मिलकर काम करते हैं किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मतलब अलग अलग ऑर्गन कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जैसे आपको एक सेब खाना है, तो सेब खाने के लिए सबसे पहले सेब होना भी तो चाहिए। तो सेब होने के लिए सेब दिखना भी चाहिए। तो सेब देखा किसने? आंखों ने। सेब देखा किसने? आंखों ने। जैसे ही आंखों ने सेब देखा तो सेब की तरफ कौन गए चल के? पैर। जब सेब की तरफ पैर चल के गए तो सेब को उठाया किसने? हाथों ने। सेब को हाथों ने उठाया, तो हाथों ने उठाया, काटा किसने? दांत ने। काटा और चबाया दांतों ने। गया कहाँ पे? पेट में। डाइजेशन हुआ। ठीक है, फिर वो पहुंच गया आपकी सेल्स तक। तो एक सेब को खाने के लिए आपके इतने सारे ऑर्गन ने क्या करा? काम करा। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन था, एक पर्टिकुलर टास्क था कि सेब को खाना है। ठीक है, तो सेब को खाने के लिए जितने भी ऑर्गन्स ने कोऑर्डिनेट करा है एक दूसरे को, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल का मतलब हमारी बॉडी पार्ट को अपनी एक फिक्स पोजीशन पे बनाए रखना ताकि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करा जा सके। और कोऑर्डिनेशन उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऑर्गन मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं और एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करा जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ 2-3 टर्म्स को देखेंगे। तो सबसे पहली टर्म है स्टिमुलस। डेफिनेशन में लिखवा नहीं रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, लिखवा दूंगा, नोट्स भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है? चेंजेस इन अवर सराउंडिंग और इनसाइड अवर बॉडी, है ना। तो अगर हमारे आसपास में कोई चेंज आए या हमारी बॉडी के अंदर में कोई चेंज आए, तो उस चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टिमुलस। अब बॉडी के अंदर चेंज जैसे पीएच में चेंज आ सकता है, तो जब पीएच में चेंज आता है तो एसिडिटी, मतलब खट्टी खट्टी डकार आती है, जलन होने लगती है पेट में। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग एंटी एसिड का यूज करते हैं, बेस ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, ये देखने को मिलता है। अब कैसे? जैसे मान लो हम लोग नॉर्मली खड़े हुए हैं, कोई हॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, हम बात करें, मेरा हाथ गया उस हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैं हाथ वहां से हटाऊंगा? नहीं हटाऊंगा। क्यों हटाऊंगा? क्योंकि अभी तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है सराउंडिंग का, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। तो जब मैंने उसको छुआ तो मुझे कैसे पता चला कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर। स्टिमुलस का मतलब होता है हमारे सराउंडिंग में चेंज। ठीक है, वो चेंज को सेंस करते हैं। वो चेंज को सेंस कौन करते हैं? रिसेप्टर्स। वो चेंज को कौन सेंस करते हैं? रिसेप्टर। और एक होता है इफेक्टर। एक क्या होता है? इफेक्टर। एक होता है क्या? इफेक्टर। ठीक है, तो जो रिसेप्टर ने चेंज को सेंस करा, ठीक है, ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन ने क्या करा? इफेक्टर को सिग्नल दिया, या तो हटा लूं वहां से या उस तरफ ले जाऊं, या तो हटा लूं वहां से या उस तरफ ले जाऊं। जैसे मान लो कि एक आइसक्रीम का बॉक्स रखा हुआ है, उसमें अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम है, और हम लोग को टूटी फ्रूटी पसंद है। ठीक है, तो हमारी आंख ने, आंख को ढूंढना है टूटी फ्रूटी को, आंख ने टूटी फ्रूटी को ढूंढा, तो आंख क्या हो गई? रिसेप्टर हो गई, टूटी फ्रूटी यहाँ है। ब्रेन क्या करेगा? इफेक्टर, मतलब हाथ को बोलेगा जाओ उसे जाके उठा लो। ठीक है, तो हाथ क्या हो जाएगा? इफेक्टर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? रिसेप्टर और इफेक्टर में डिफरेंस समझ में आया? स्टिमुलस पता चला क्या होता है? स्टिमुलस होता है चेंज इन अवर सराउंडिंग। तो हमारे आसपास में हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टिमुलस बोलते हैं। और
जो सेंस ऑर्गन रिसीव करते हैं हमारे सराउंडिंग के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं तो उनको रिसेप्टर बोलते हैं, और जिसका इफेक्ट उसके ऊपर होना है, जिस ऑर्गन के ऊपर होना है, उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग? इफेक्टर बोलते हैं। तीनों चीज समझ में आ गई? ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोगों को हमें सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप के बॉडी पोजीशन को चेंज करना है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है। इन सबको करने के लिए एक स्पेशल टाइप के सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ऐसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए, हमारी बॉडी के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नर्वस सिस्टम। तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ nervous system is nerve cell। ठीक है। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, वो क्या होती है? नर्व सेल। ठीक है। नर्वस सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? नर्वस सिस्टम। उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नर्व सेल्स के बारे में। देखो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? पूछना है किसी को कुछ? ठीक। ठीक है। ये जो है बेटा, ये डेंड्राइट्स हैं। क्या ये? डेंड्राइट। ठीक है। बीच में सेल बॉडी, ये है न्यूक्लियस, एक्सॉन, ये नर्व एंडिंग। ठीक है। ये क्या है? नर्व एंडिंग। कोई बात नहीं, समझ में आया? डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन और नर्व एंडिंग। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, या फिर इसको हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरॉन। ठीक है। तो बेटा जो डेंड्राइट्स होते हैं, जो हम लोगों ने रिसेप्टर की बात करी थी ना, कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो वो रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे सराउंडिंग में कोई भी चेंज आता है तो उसको सेंस करते हैं। ठीक है। और वो सिग्नल को पहुंचाते हैं सेल बॉडी की तरफ। कहाँ पे पहुंचाते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी में ये जो सिग्नल होते हैं, मतलब ये केमिकल सिग्नल होते हैं। ठीक है। सेल बॉडी में इनको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करा, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करा जाता है। किस में कन्वर्ट करा जाता है इनको? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंपल्स की फॉर्म में, इंपल्स मतलब आगे पीछे मूव करते हुए, ठीक है, वो आते हैं हमारे नर्व एंडिंग में। कहाँ पे आते हैं? नर्व एंडिंग। और यहाँ पे आके इन ग्लोब्यूल्स के अंदर में स्टोर हो जाती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इन ग्लोब्यूल्स के अंदर में इन्फॉर्मेशन क्या होती है? स्टोर होती है। अब यहाँ से कहाँ जाए? यहाँ से दूसरी नर्व सेल से जुड़ा होगा। ठीक है। ये सीरीज जाती है ब्रेन तक और ब्रेन से वापस भी आती है। ये सीरीज ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से वापस भी आती है। ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना बोर्ड के ऊपर। अब एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल जुड़ी होती है इस तरीके से। ठीक है। एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल जुड़ी होती है, मतलब अब यहाँ से सिग्नल दूसरी नर्व सेल में जाएंगे, फिर वो अगली नर्व सेल जाएंगे, फिर अगली, इस तरीके से ब्रेन तक जाएंगे। ठीक है। तो देखो ये प्रॉपरली अटैच नहीं होती, यहाँ पर गैप होता है। यहाँ पर क्या होता है? गैप। इस गैप को साइनेप्स बोलते हैं। इस गैप को क्या बोलते हैं हम लोग? साइनेप्स। तो एक नर्व सेल की नर्व एंडिंग और दूसरे नर्व सेल की सेल बॉडी के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइनेप्स। समझ में आया? एक नर्व सेल की नर्व एंडिंग और दूसरे नर्व सेल की सेल बॉडी के बीच का जो गैप होता है इसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है। तो साइनेप्स में क्या काम होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करा जाता है? केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करा जाता है।
nerve cell is the structural and functional unit of nervous system. Nervous system is a system which helps in control and coordination, ठीक है, and its unit is nerve cell. nerve cell के जो पार्ट होते हैं, सबसे पहले हम लोग डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन और नर्व एंडिंग होता है. जो डेंड्राइट्स होते हैं उसके पास रिसेप्टर, सेंसिटिव रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंस करते हैं हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आए हैं उनको सेंस करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं सेल बॉडी की तरफ. सेल बॉडी में वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में एक्सोन से होते हुए कहाँ पे जाता है, नर्व एंडिंग के लोब्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है. फिर एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल कनेक्ट होती है, इस तरीके से सीरीज होती है जो कि ब्रेन तक जाती है, ठीक है. तो अब यहाँ पर नर्व सेल और दूसरी नर्व सेल के बीच के जो गैप होता है इसको साइनेप्स बोलते हैं. साइनेप्स में क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में वापस से कन्वर्ट करा जाता है. समझ में आया सब लोगों को, सबको समझ में आ गया. तो पेपर में इंपॉर्टेंट मतलब पूछता है व्हाट इज साइनेप्स एंड फंक्शन क्या होता है, ठीक है. तो साइनेप्स इज द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन सेल टू द सेल बॉडी ऑफ द अनदर सेल, ठीक है, अनदर नर्व सेल. इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं. और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि फिर वो डेंड्राइट रिसीव करेंगे ना इन्फॉर्मेशन को. डेंड्राइट हाँ केमिकल सिग्नल को रिसीव करेंगे, ठीक है. वो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए. इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मूवमेंट फास्ट हो, ताकि फास्ट मूवमेंट हो सके. हाँ हाँ वापस केमिकल से इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनेगा ना सेल बॉडी के अंदर में. सेल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनेगा जो कि एक्सोन से जाएगा, फिर वो नर्व एंडिंग पे रुकेगा. फिर इस तरीके से मतलब रिसीवर जो होगा इनका वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नहीं केमिकल सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है. और वो ट्रांसफर करेगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में. इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में इसलिए ट्रांसफर करेगा क्योंकि मूवमेंट फास्ट होगा उसमें इलेक्ट्रिकल. हाँ सेल के अंदर इंटर करने के बाद, ठीक है, क्योंकि उसका मूवमेंट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. समझ में आया सबको, सबको समझ में आ गया, ठीक है. अब देखो क्या हुआ कि कोई हमारे आसपास में चेंज हुआ, हमें फील हुआ मतलब कि हमारे सेंसरी रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन को गेन करा. एक सेल के बाद दूसरी सेल के बाद ऐसा कर करके ब्रेन के पास गया. ब्रेन से फिर ब्रेन ने इफेक्टर को बोला हटा ले, फिर ब्रेन ने उसने हटाया, ठीक है. यदि मान लो यही हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं और ठंडी का मौसम चल रहा है, बीच में लग रही है आग, ठीक है. हम बात कर रहे हैं, करते करते मेरा पैर चला गया आग में, ठीक है. अब पहले ये सिग्नल जाएगा मेरे ब्रेन तक, फिर ब्रेन बोलेगा कि हटा ले. जब तक तो लौंडा फूक लेगा ठीक है, जब तक मैं क्या हो जाऊंगा, फूक जाऊंगा. समझ में आ रही बात. तो इसलिए यहाँ पर क्या काम करता है, यहाँ पर काम करता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, समझ में आया. तो ये क्या होता है, क्विक इनवॉलेंट्री एक्शन है ना, टू एनी स्टिमुलस. तो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में क्विक, और ये कैसा होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है. अब देखो जैसे नीजर होता है, नीजर का एक एक्सपेरिमेंट होता है ना, मतलब डॉक्टर के पास में ना एक ऐसा वो होता है, हैमर जैसा होता है, ऐसा डॉक्टर की दुकान पे कभी जाओगे ना, हैमर जैसा होता है, ठीक है. तो आपकी नी की मूवमेंट, मतलब मूवमेंट को सही देखने के लिए कि सही मूवमेंट हो रही नहीं हो रही, तो वो नी के ऊपर मारते हैं टक से करके, ठीक है. तो फिर वो नी मूव करता है, हम नहीं चाहेंगे तब भी मूव करेगा. इवन देखो जैसे मैं अगर आपकी आंखों की तरफ कुछ फेंकता हूँ तो आपकी आईज ना चाहते हुए वो ब्लिंक करती हैं, ना चाहते हुए क्या करती हैं, ब्लिंक करते हैं, ठीक है. या फिर जब आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हो तो अचानक से क्या करते हो, हाथ अपना पीछे कर लेते हो, ठीक है. ऑल दीज आर रिफ्लेक्स एक्शन, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल ओवर देम, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते. मतलब ऐसा है कि मैं किसी पीछे से आके आपकी सुई चुबा रहा हूँ और आप चाहो मतलब ना हटो, ऐसा नहीं हो सकता. आप हटोगे हटोगे, या अचानक से कोई गर्म चीज को छू लो तो आप हटोगे, ठीक है. समझ में आया. तो ये क्विक और इनवॉलेंट्री एक्शन होता है टू एनी स्टिमुलस. तो किसी भी स्टिमुलस के लिए क्विक और इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन. एंड इंपॉर्टेंट बात यह है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, it is not controlled by our brain, it is controlled by क्या बोलते हैं नहीं यार, रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड. हाँ बेटा, ठीक है.
तो ये कंट्रोल होता है किसके द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी बैकबोन होती है ना, बैकबोन के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है, कौन, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल, ठीक है, हमारी बैकबोन में होती है। जैसे कभी आप लोगों ने चिकन खाया है, चिकन तो खाया है, नेक वाला जो रीजन होता है ना उसका, नेक वाला रीजन जो होता है, तो नेक वाले रीजन में ऐसे करके बोन्स होती है छोटी छोटी, देखना कभी जो खाता हो, ठीक है। अब उसके अंदर एक ऐसी लाइन से मिलेगी आपको, तो खाना कभी देखना ध्यान से, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसी होती है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी सबकी भी कि बैकबोन होती है, बैकबोन के बीच में क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ये कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शन को, है ना। और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वाला एक्शन जो होता है इसको कम टाइम में होना है, इस वाले एक्शन को कम टाइम में होना जरूरी होता है, ठीक है। अगर कम टाइम में नहीं होगा तो हमारी बॉडी को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है। एक बार सारा रिवाइज कर लो और नोट कर लो जो करना है, ठीक है। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम कितने तरीके होते हैं। और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को आना कंपलसरी है, ठीक है।